नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में बीजेपी की हार के क्या कारण हैं? दोस्तों, क्या मोदी का जादू नहीं चला? क्या योगी को कर्नाटक में लाना विफल हो गया? जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के कर्नाटक में आए, जिस तरह रैलियां की, रथ यात्रा की, सारे विफल हो गए। क्या मोदी के पैतरे नहीं चले? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बजरंग बली का मुद्दा नहीं चला? यहाँ पर तमाम सवाल दोस्तों खड़े हो रहे हैं। पर दोस्तों देखिए, किसी की भी हार के पीछे या जीत के पीछे कुछ कारण होते हैं। अगर उन कारणों को समझ जाएं तो ये जो हार है इसको जीत में बदला जा सकता है। बीजेपी ने आज कुछ कमियों के कारण, कुछ चीजें हैं, कुछ पैतरे हैं, कुछ नतीजे हैं, कुछ समझ के कारण इस हार का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। अगर वो इन कमियों को सुधार ले तो आगे जाकर ऐसी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि अगर इन कमियों को नहीं सुधारा तो आगे जाकर ऐसी समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं कारणों को आपके सामने रखने जा रही हूं कि किन कारणों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। पहला कारण है कि बीजेपी पार्टी जो है कई हद से ज्यादा कई क्षेत्रों में मान लीजिए पूरे ही देश में जो राज्य हैं उनमें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी राज्य में केंद्र की भूमिका एड ऑन की होती है। अगर आपका आधार मजबूत है तो जो केंद्र है, यानी कि प्रधानमंत्री है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र के जो नेता हैं, वो आपके इस आधार को मजबूत बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए उसमें जो है समर्थन जुटा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। पर अगर आपका आधार ही कमजोर है तो कोई भी उसमें समर्थन यानी कि लोगों को नहीं जोड़ सकता है। दोस्तों, जैसे कि अगर कोई मकान बनाना है तो उसकी नींव मजबूत रखनी चाहिए ताकि मकान लंबे समय तक टिक पाए, मकान मजबूत बने। उसी तरह ये राजनीति भी होती है। अगर किसी भी क्षेत्र में जो नेता है उनका आधार मजबूत है, अगर वो अपनी पकड़ जो है जनता तक बना लेते हैं, उसके बाद ही वो मजबूती से राजनीति में टिक सकते हैं। जिसका यही कारण है कि बसवराज बोम्मई को जो पूरा समय अपना आधार मजबूत करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि कर्नाटक में जो मेन जो नेता रहे हैं बड़े येदियुरप्पा रहे हैं, पर उनके रिटायरमेंट के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं है बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पर अपना आधार जिसने मजबूत बनाया हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विरोध की लहर पहले नहीं थी, पहले भी थी और इसके अलावा अब भी थी, पर इतनी नहीं थी कि जनता ये सोचे कि यहाँ पर जो सरकार है, जो पार्टी है बीजेपी, इसको उखाड़ ही फेंक दिया जाए। क्योंकि पिछली बार जो वोट प्रतिशत मिले थे वो 36.2% मिले थे और इस बार 35.8% मिले हैं। तो 0.4 का फर्क आया है। ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। लगातार यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी के विरोधी हैं उनको एक पॉइंट मिल गया है बीजेपी का विरोध करने के लिए, और लोकसभा के लिए उन्हें ये पॉइंट मिल गया है कि जिस तरह कर्नाटक में जिस तरह मोदी का नाम चल रहा था, पहले आंकड़े लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ही जीतेगी, उसके बाद जीत हुई कांग्रेस के नाम दर्ज। तो यहाँ पर ये विरोधी दलों के जो हौसले हैं और बुलंद से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मन में धारण कर लिया है या ये सोच रहे होंगे कि भाई अब जैसे कर्नाटक में बीजेपी को हराया जा सकता है, वैसे ही अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराया जा सकता है। दोस्तों, बीजेपी की एक और बहुत बड़ी गलती है, जो दूसरी गलती है कि वो दूसरे जो राज्य हैं उनके नेताओं को जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं उस राज्य में ले जाते हैं। जैसे कि 2015 में बिहार में भी किया था और उसका नतीजा क्या हुआ था सभी जानते हैं। यहाँ पर जो दूसरी भाषा वाले जो नेता होते हैं उन्हें जो चुनाव वाले राज्य में ले जाते हैं, तो कहीं कहीं भाषा अलग है तो कुछ सामंजस्य मेलजोल ये जो नेता हैं ये बढ़ा नहीं पाते हैं या फिर बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ नेता ऐसे हैं, इनके लिए जो दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार करना एक फ्री के हॉलिडे की तरह होता है। जैसे कि हिमाचल में भी किया गया, फ्री के हॉलिडे की तरह रहता है। जाते हैं होटलों में, खाना खाते हैं, रहते हैं ऐशो आराम से, उसके बाद इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि तुम्हें ये रिजल्ट देना है, तुम्हें चुनाव हराना है, कुछ तो रिजल्ट तुम्हें लाना है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जिसके लिए अगर इस पर एक कदम उठाया जाता कि भाई अगर रिजल्ट नहीं मिला तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा,
तो शायद ये नेता सोचते कि भाई अगर नतीजा नहीं निकला तो हमारे जो राजनीति है उस पर असर पड़ेगा, उसकी वजह से ये नेता जरूर करते। पर ऐसा कोई नियम है ही नहीं, जिसकी वजह से ये एक फ्री के हॉलीडे की तरह इसे ले लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अगर तभी कोई कदम उठा लिया जाता तो शायद आज बीजेपी की ये हालत ना होती। दोस्तों, यहाँ पर जो नेता होते हैं दूसरे राज्यों के नेताओं को जो जहाँ पर चुनाव होते हैं वहां ले आते हैं। भाषा कहीं पर जो हिंदी है वो बोली जाती है, कहीं पर तेलुगु है, कहीं पर कन्नड़ है। तो ये जो भाषाएं हैं ये जो है मैच नहीं करती है, जिसकी वजह से वो तालमेल वो मेल जोल बैठ नहीं पाता है। खैर दोस्तों, लगता ये है कि शायद बीजेपी कर्नाटक में सामाजिक राजनीतिक जो प्रकृति है उसको समझ नहीं पाती है। वो नहीं समझ पाई है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो धर्म और जाति के नाम पर बंट जाते हैं। एक समुदाय है जो सिर्फ धर्म के नाम पर, जो सिर्फ मजहब के नाम पर वोट करता है, और जो एक समुदाय है जो जातियों में बंटकर वोट करता है, और उसका नतीजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, क्या बजरंग दल का जो मुद्दा था वो नहीं चला? दोस्तों, ये मुद्दा, ये जो सामाजिक राजनीतिक जो प्रकृति है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बजरंग बली का जो मुद्दा उठाया गया कि पीएफआई के बगल में, उसके बराबर में बजरंग दल को रख दिया गया कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया तो कांग्रेस तुरंत डिफेंसिव हो गई कि हमने ऐसा नहीं कहा, राज्य सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती, राज्य सरकार तो बैन लगा ही नहीं सकती। इस तरह डिफेंसिव हो गई और बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब खींचा। पर दोस्तों, जो कांग्रेस का एकमात्र कारण था ना इस मुद्दे को उठाने का, वो था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को एकत्रित करना। और जो हुए भी, मुस्लिम इनके पास एकत्रित हो गए, जिसके बाद कांग्रेस को इन्होंने भर कर वोट किए। दूसरी तरफ बीजेपी का भी ये कारण था कि वो हिंदुओं को जोड़ लेंगे। देखिए, कर्नाटक में जो हिंदू है ना, वो उस हिसाब से सोच ही नहीं पाता है, ये जातियों के नाम पर बंट जाते हैं। और वही हुआ, जातियों के नाम पर बंटकर हिंदुओं ने वोट किया, जिसके जो परिणाम हुआ वो बीजेपी की हार हुई। दोस्तों, यहाँ पर जो लोग हैं, एक वर्ग है जो मजहब के नाम पर वोट देता है, और एक हिंदू वर्ग है जो जाति के नाम पर बंटकर वोट देता है। तो इससे जो यहाँ की जो राजनीति है वो अलग दिशा ले जाती है। खैर दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा में चुनाव में हरा दिया है बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हार मान रहे हैं, वो बड़े उछल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2024 के में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, तो उनका अनुमान बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ जो विधानसभा में जिस तरह लोग वोट करते हैं, वैसे लोकसभा में सोचकर नहीं करते हैं। कर्नाटक में भी पहले अनुमान लगाए जा रहे हैं, सर्वे किए गए हैं, उसके हिसाब से दोस्तों मैं बता दूं आपको, 10 से 12% लोगों ने जो वोट देने का फैसला किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया है कि हम बीजेपी को नहीं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी है। और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो राज्य की सोचकर जो लोग हैं वो वोट देते हैं। तो ये बिल्कुल अलग मामले हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि विधानसभा में हरा दिया है तो 2024 के लोकसभा में भी हरा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।